जी जी बताओ। सर वो कह रहे हैं कि ये कार्ड्स नहीं दिलवानी पड़ेगी, उनके पास नहीं है। चलो एक दो दिन दे दो, मिल जाएगी उसको। सर आप कह दिएगा वैसे। मैं कह देता हूँ। ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रीक्वेंसी टेबल्स को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को, और लास्ट क्लास में हमने देखा था ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, और उसको हमने कैसे क्लोज करना है और उसके लिए हमने किस तरह से मिड पॉइंट निकालने हैं, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए बनाते हैं कि समटाइम्स अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए, ये मेरे पास पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये बना हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा 39 से अबव, 39 से अबव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आप आंसर कर सकते हैं इसको देख के? जी बताएं। 37। किसको समझ में नहीं आया यहाँ क्वेश्चन? यानी अगर हम ये कहें कि 39 से अबव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम ये देखेंगे ना, ये सब की सब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 37 से 39 से अबव है, और क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 10 + 16 + 8 + 3 37। अगर मैं आपसे पूछूं 40 से बिलो, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 7 + 4 + 2 13। तो यहाँ पर आपको आंसर करने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इस किस्म के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर कर देती है, यानी आपको उस केस में कोई प्लस माइनस नहीं करना पड़ता। चलें देखते हैं कि होती किस तरह से। हमारे पास दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक है बेटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज। क्या यूज़ करते हैं? अपर क्लास बाउंड्रीज। और मोर देन के लिए यूज़ करते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज। ये हमारे पास डाटा है बेटा, और ये डाटा कौन सा है? वही जो पीछे हम क्वेश्चन करके आए वही डाटा है, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनाई हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं ये बनती ही क्लास बाउंड्रीज से। तो अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो पहले क्लास बाउंड्री बनाएं और फिर आगे चलें, और अगर बनी हुई है तो फिर ठीक है। अच्छा, अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करने वाले हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, यानी इनको यूज़ करने वाले हैं। क्यूमुलेटिव निकला है बेटा एक्यूमुलेशन से, यानी हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू तक कि टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, या इस पर्टिकुलर वैल्यू से आगे कितनी है, एक्यूमुलेटिव टोटल बताना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये है लेस देन, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 19.5, यानी फर्स्ट क्लास बाउंड्री अपर वाली। सेकंड में हम क्या लिखेंगे बेटा? लेस देन 29.5, लेस देन 39.5, लेस देन 49.5, लेस देन 59.5, 69.5 और लेस देन 79.5। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट क्लास में बनाना सीखी थी, याद है किसी को? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज ऐड करते जाएंगे, 2 + 4 6, 6 + 7 13, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है बेटा 2, 2 + 4 6 + 7 + 10 + 16 + 8 और +3। तो ये बन गई है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्लास बाउंड्रीज की
अपर लिमिट यूज़ करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अच्छा, अभी जब मैंने आपसे ये पूछा था क्वेश्चन कि लेस देन 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आपने ऐड करके बताया था 13। ये देखें, ये डायरेक्ट लिखा हुआ। अब आपको जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम मोर देन बनाते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो इसको हम लिखते हैं 9.5, यानी लोअर क्लास बाउंड्री और मोर। इसको अब इस तरह से लिखा जाता है 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 और मोर। ये बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ थोड़ा डिफरेंटली चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 50। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस 9.5 से अबव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल, सब की सब इससे आगे। इसलिए हम पहली वैल्यू कौन सी लिखते हैं, सम ऑफ एफ या टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसमें से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, यानी अब डिफरेंट काम होगा। 50 माइनस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये रही, 48, तो हमारे पास आंसर है 48। 42, ठीक है बेटा। अब इस 48 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, यानी 4 को। 48 माइनस 4 इक्वल्स टू 44, और इस तरह से 1 बाय 1 हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 44 माइनस 7, 37 माइनस 10, 27, 27 माइनस 16, 11, 11 माइनस 8, 3। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है ये इक्वल आना चाहिए इस लास्ट वाली वैल्यू को। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ठीक काम किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब वहाँ पर जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे कहा था भाई 40 से अबव बताएं, तो आपका आंसर था 37। यही था। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। एच जब कैलकुलेट करना, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जी जी। देखिए बेटा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब होता है एक क्लास के अंदर हमने जो रेंज बनाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, उस क्लास की रेंज। अब उस रेंज को कैलकुलेट करने चाहते हैं हम, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि आप क्लास बाउंड्री को यूज़ करना चाहते हैं या आप क्लास लिमिट को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप क्लास बाउंड्री को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसमें आप समझें आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लेंगे, यानी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, और ये दोनों क्लास बाउंड्री सेम क्लास की होनी चाहिए। सेम क्लास मतलब पहली क्लास है, ये देखें ना, ये बना हुआ है। तो ये सेम क्लास की अपर है, ये सेम क्लास की लोअर है। तो सेम क्लास की अपर में से सेम क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ले लें, आपको साइज ऑफ क्लास इंटरवल मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, आप कहते हैं मैं क्लास बाउंड्री नहीं यूज़ करना चाहता, मैं क्लास लिमिट्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स ले लें या फिर कोई सी भी दो कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स ले लें और उनका डिफरेंस ले लें। यानी अब आप वर्टिकल डिफरेंस ले लें, यानी 20 में से 10 माइनस कर लें या 29 में से 19 माइनस कर लें। एक गिलास पानी। अच्छा, मेहरबानी। तो जब गला खुश्क हो गया बेटा, ये क्लियर है आपको? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? नहीं, वो नीचे से अगर वो उसके ऊपर से स्क्वायर बन गया तो मतलब आप ये इसकी बात कर रहे हो मोर देन वाले, जी, तो आप यहाँ से रिवर्स में चलना चाहते हो, ऐड करते हुए जाओगे। इसका इशू
मुझे तो कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पहले दीवार से चढ़ के छत पे जाओगे, फिर सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाओगे, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। एग्जाम में इसलिए अगर हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमें ये बताना है कि कम्युनिटी कैसी जैसे हम होंगे तो पहले क्या करना चाहिए। अभी देखें मेरी बात सुनो, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अभी तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाया इसका। अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको समझें कि ये है क्या। जब एक दफ़ा पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहले आप समझ लें कि ये है क्या, बनती कैसे है और ये बताती क्या है। मुइज़ बेटा यहाँ पर ये देखें ना, जब हम कहते हैं किसी वैल्यू से अबव कितनी वैल्यूज़ हैं या बिलो कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उसको आंसर करने के लिए हम लेस देन में हम ऐड करते हैं और मोर देन में हम माइनस करते हैं। कंटिन्यूस के अंदर आएगा। जी जी बेटा, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखें हमने मोर देन में क्या लिखा है, पहली वैल्यू क्या लिखी है, 9.5 और मोर, यही लिखा है बेटा मुइज़। तो अब आप ये देखो, ये लिखा हुआ है 9.5। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ ज़रा, ये देखो। मैं अगर आपसे ये पूछूं 9.5 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना, ये 9.5 से आगे हैं, है कि नहीं? इसलिए मैंने पहली वैल्यू 50 लिखी है। ठीक है, अच्छा अब देखें, आगे लिखा हुआ है 19.5 और मोर। अब आप देखें 19.5 या उससे आगे कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये 4 से लेकर 50 तक। इसका मतलब है 50 में से 2 निकाल दें तो 48 आपको मिल जाएगा। ये सब की सब 19.5 से आगे हैं, तो इस तरह से ऐड कर दें या टोटल में से ऊपर वाली वैल्यू निकाल दें। फिर हमने लिखा हुआ है 29.5 और मोर। तो अब आप ये देखें, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये 29.5 से अबव है, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से ऊपर वाली ये दो वैल्यूज़ माइनस कर दी, यानी 6 माइनस कर दिया। अब 4 माइनस कर दिया तो आगे वाली वैल्यूज़ मिल गई। इस तरह से हम माइनस करते जा रहे हैं। जी बेटा, आपका क्या क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि टैली करके फ्रीक्वेंसी निकालें तो अरिथमेटिक में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सॉरी, फिर हम टैली करके निकालेंगे ना फ्रीक्वेंसी, तो एरर मेथड नहीं फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एरर मेथड अलग मेथड। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब तो बेटा ये काम जो है ना वो एक्सेल वगैरह खुद कर देती है, तो इतना परेशानी की बात नहीं है, वो खुद ही काउंट कर लेती है। उसे पता है बच्चों से काउंटिंग नहीं होती। हाँ भाई, डन। ओके बेटा, ये था आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या क्या देखा अब तक? सबसे पहले आपने देखा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने देखा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करना सीखे, क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालना देख लिया।
फिर आपने ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन देखी, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन को आपने कैसे क्लोज करना है ये भी आपने देख लिया, और फिर अब आपने देखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये सब की सब क्या है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, टेबल्स की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना। तो ये प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास होते हैं डायग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम्स जो हैं उसमें सबसे पहले आपके पास हैं वन डायमेंशनल डायग्राम्स। वन डायमेंशनल डायग्राम्स, इनको वन डायमेंशनल डायग्राम हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्सिस पर स्केलिंग होती है, दूसरे एक्सिस पर स्केल नहीं होता। जब हम इन डायग्राम्स को बना रहे होते हैं तो एक एक्सिस पर स्केल होता है, दूसरे एक्सिस पर स्केल नहीं होता। यानी एक एक्सिस पे स्केल करते हैं, दूसरे एक्सिस पे सिर्फ लेबल्स होते हैं, नाम लिखे हुए होते हैं, लेबल्स लिखे हुए होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट हम बनाते हैं नॉर्मली किसी एक वेरिएबल को या किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए। ये देखें बेटा, कहते हैं सिंपल बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल क्लासिफाइड ऑन क्वांटिटेटिव और टेम्पोरल बेसिस, टाइम बेसिस। हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है बेटा, पॉइंट्स जो इसमें नोट करने वाले हैं वो आप देखें। वी मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ बट वेरिएबल लेंथ। यानी यहाँ पर आपको जो रेक्टेंगल्स बने हुए नजर आएंगे किसमें, बार चार्ट्स में, सिंपल बार चार्ट में, उसमें विड्थ आप सबकी सेम रखेंगे। सेम रखेंगे, कितनी रखेंगे, जितनी दिल चाहे रख लें, लेकिन बस इतनी होनी चाहिए कि देखने में सही लगे। उसकी जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है मैग्नीट्यूड को। उस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपको डाटा में नज़र आ रहा होगा। और विड्थ पे जो है ना आप सिर्फ लेबल करेंगे। ये देखें, कहते हैं ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स फॉर अ बैंक ऑफ 5 years, फॉर 5 years। 5 साल का प्रॉफिट दिखाना चाहता है बस, और क्या बना, एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉफिट दिखाना चाहता है। 1989 से 1993 का डाटा आपके सामने है, और उसके अंदर ये प्रॉफिट आपको $1 million की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपके सामने बार चार्ट बना है। इस बार चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको पहली वैल्यू क्या लिखी हुई नज़र आ रही है, 1989। नॉर्मली जब आप स्केल करते हैं, फिजिक्स पढ़ी है ना, फिजिक्स वगैरह, वहाँ पे आप ग्राफ बनाते थे, कभी बनाए, स्केलिंग समझते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है, यानी जब हम नॉर्मली कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राफ के ऊपर, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल डिस्टेंस दिखाना है, तो डिस्टेंस दिखाने के लिए अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं लगा सकते ना। तो क्या करते थे हम, उसके लिए एक स्केल बनाते थे कि हमारे पास ये जो स्मॉल बॉक्स है या ये जो लार्ज बॉक्स है ये 1 किलोमीटर के अगेंस्ट है, या 2 किलोमीटर के बराबर है, या 10 किलोमीटर के बराबर है। तो आप वो एक लाइन जब लगाते थे छोटी सी, तो वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दिखाती थी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्केलिंग। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल नहीं है, जस्ट लेबल है। किस तरह से देखें, पहले बार के नीचे लिखा हुआ है 1989। अब आ रहा है ना बेटा, 1989 एक्स एक्सिस पे पहले बार के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1989। और देखें यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, जहाँ पे आप ये दोनों ओरिजिन जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 1989 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से लेकर और फर्स्ट बार तक का जो डिस्टेंस है वो 1989 है। इसका मतलब ये नहीं है, ये जस्ट लेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट बार है ये 1989 का डाटा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1989 नहीं है।
अच्छा, वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो आपको स्केल मिलेगा। वाई एक्सिस पे जो आपने उसको रेक्टेंगल की जो हाइट बनाई है वो कहाँ पर आ रही है, 10 पर। और यहाँ देखें पहली वैल्यू हमारी क्या थी, 10। इसका मतलब है पहला जो रेक्टेंगल है ये आपको 10 मिलियन का प्रॉफिट दिखा रहा है इन 1989, ये इसका मतलब है। इसी तरह जो सेकंड आपका बार है 1990 का, ये कितने मिलियन पे दिखा रहा है, ये 12 मिलियन। अच्छा, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं ये नॉर्मली बनाए जाते हैं ऐसी ऑडियंस के लिए जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। नॉर्मली हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, हम तो नौकरियाँ ही करते हैं, और जो सेठ लोग होते हैं वो अमूमन इतने पढ़े लिखे नहीं होते। वो अपना टाइम जो है ज़्यादा बेहतर जगह पे लगाते हैं और वो सीधा कारोबार करते हैं और सेठ बन जाते हैं, और फिर हम जैसे पढ़े लिखे लोग उनकी नौकरियाँ करते हैं। और फिर हम उनको दिखा रहे होते हैं कि देखें सर ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, ये आपका सामने नज़र आ रहा है। तो उसको अगर दिखाना है आपको प्रॉफिट, तो वो अब नंबर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कहते दिखाओ क्या हो रहा है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। इस बार को अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक नॉन टेक्निकल आदमी भी देख के समझ जाएगा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बस ये इसीलिए बनाया जाता है। ये जो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली कहते हैं, चाइनीज़ प्रोवर्ब है शायद, पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। अगर किसी को आपने कोई बात समझानी हो तो आपको मिनिमम 1000 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको समझाने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर उसको एक पिक्चर दिखा दें। वो एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स को जो है ना कवर कर लेती है। तो ये जो डायग्राम्स होती हैं ये यही काम करती हैं। ये डाटा को प्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है याद रखने वाली, नंबर 1, ये 1 डायमेंशनल डायग्राम है। ये जो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बनाने को तो नहीं बोला जाता ज़्यादा। पहली चीज़ क्या है, ये 1 डायमेंशनल है, नंबर 1। नंबर 2, सिंपल बार चार्ट बनाया जाता है एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए, ये दूसरी चीज़ है। A simple bar chart is used to represent data involving only one variable. ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात यह है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, विड्थ इसकी सेम होगी बट हाइट इसमें डिफरेंट हो सकती है। चौथा पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है याद रखने वाला वो ये है बेटा कि ये तीसरा पॉइंट ये है कि बेटा ये लिखा हुआ, वी मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ बट वेरिएबल लेंथ। तीसरा पॉइंट ये है, यानी जो आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं इनकी विड्थ हमेशा सेम होती है। और चौथा पॉइंट जो इसमें याद रखने का है वो ये है कि बेटा ये जो आपका सिंपल बार चार्ट है इसको आप वर्टिकली भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। यानी ये यूं भी बन सकता है और मैंने थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है लेकिन खैर, और ये यूं भी बन सकता है। वर्टिकली भी बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बन सकते हैं। ठीक हो गया। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आपको इसके बारे में याद रखने हैं। कौन सा? नंबर 1 डायमेंशनल, नंबर 2 हाइट वेरिएबल है लेकिन विड्थ सेम है, नंबर 3 एक ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, नंबर 4 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से बनाया जा सकता है। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। अच्छा, इसके बाद अगर आपने कभी कंपैरिजन दिखाना हो, एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करके दिखाना हो, आपकी क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके दिखाना हो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल बार चार्ट्स। मल्टीपल बार चार्ट हम यूज़ करते हैं जब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कंपेयर करके दिखाना है। ये भी 1 डायमेंशनल, लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा कि अब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाने के लिए कहता है इन मल्टीपल बार चार्ट 2 or more sets of interrelated data are represented।
यहाँ पे इसने जो एग्जांपल ली है, इसने एग्जांपल ली है इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की, ईयरली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। ये देखें, ये डाटा है आपके सामने। 1991 में उनके पास इंपोर्ट्स थी 7930 यूनिट्स की और एक्सपोर्ट्स थी 4260। 1992 में 8850 5225 इंपोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं। ईयरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंटर रिलेटेड डाटा है, आपने इसको कंपेयर करके दिखाना है। और कैसे दिखाना है? ग्राफ के थ्रू दिखाना है। तो जब दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके दिखाना हो इस तरीके से, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल बार चार्ट। अब होगा क्या, पहले हम एक सिंगल बार बनाते थे ईयर बेसिस पे, जैसे 1991 के लिए अगर पहले डाटा होता तो हम एक बार बनाते। अब 1991 के लिए हम दो बार बनाएंगे, विड्थ दोनों की सेम होगी, वो दोनों बार्स बिल्कुल साथ साथ होंगे, लेकिन हाइट डिफरेंट होने की वजह से वो कंपेयर होते रहेंगे। ये देखें, 1991 में आपको दो बार नज़र आ रहे हैं, एक येलो बार नज़र आ रहा है और एक लाइट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, दो बार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा बार जो है वो इंपोर्ट का है और कौन सा बार एक्सपोर्ट का है? उसके लिए हम क्या करते हैं, साथ में की बना देते हैं। ये जो की है ये हमें इस ग्राफ को पढ़ने में मदद देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट्स के लिए उसने कलर दिया हुआ है येलो, और दूसरा जो कलर है लाइट ग्रीन सा, वो आप इसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर जब हमारे पास बार आ रहा है तो सामने नज़र आ रहा है कि भाई इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है। तो इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। पाकिस्तान में कभी करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है? किसको? आजकल के दौर में कभी हुआ है? हुआ है आजकल के दौर में। इमरान खान यही तो क्लेम करता था, तुम लोग कैसे सपोर्टर हो उसके? वो बेचारा तो यही कहता है कि ये जो यूथ है ये मेरी सपोर्टर है। आप लोग हो ना? नहीं हो? क्यों? बस एक दफ़ा भी तंग आ गए? करते तो थे बहुत, कुछ लोग नहीं भी करते थे, कुछ लोग पटवारी भी होते। वैसे मैं खुद पर्सनली भी पटवारी हूँ, मैं मतलब प्राउड पटवारी हूँ। खैर, लेकिन जब ये कोरोना आया था तो उस वक्त आप सब कुछ बंद हो गया था ना, तो उस वक्त हमारा करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस में आ गया था, क्योंकि ना कुछ मंगा रहे थे ना भेज रहे थे। खैर, तो बेटा अब यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, हमारी ये ग्राफ दिखा रहा है हमें कि जी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। और आप ये देखें कि दोनों का जो गैप है वो तकरीबन सेम चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो एट द सेम टाइम सेम रेशो से हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन सेम खड़ा हो। ये चीज़ें होती हैं, ये डाटा। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? अगेन यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर कोई स्केल, वाई एक्सिस पर स्केल मिलेगा। एक्स एक्सिस पर स्केल ये दिखाते हैं हम किस लिए, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो इंटर रिलेटेड डाटा को दिखाने के लिए, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके नोट करने वाले। बेटा ये है ही नहीं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मसला ही नहीं है, एक ही वेरिएबल है। एक्स एक्सिस के ऊपर तो स्केल ही नहीं है ना। अगेन स्केलिंग नहीं है इसके अंदर। दो या दो से ज़्यादा इंटर रिलेटेड डाटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, यहाँ पर आपको की भी मिल रही है। की से आप जो है इस डाटा को रीड कर सकते हैं, की ज़रूरी है। अब उसमें आप कलर दे दें, नाम लिख दें, कोई शेडिंग कर दें, वो आपके ऊपर है। ये है बेटा मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट के बाद हमें नज़र आता है कंपोनेंट बार चार्ट। अच्छा, कंपोनेंट बार चार्ट देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंपल बार चार्ट है, क्योंकि सिंपल बार चार्ट में भी हम एक सिंगल बार बनाते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट में भी हम एक सिंगल बार ही बना रहे होते हैं। तो अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा होता है, पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। सिंगल बार
पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कहते हैं सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये देखें, अब ये हमारे पास एक डाटा है। इस डाटा को अगर आप देखें तो 1991 में हमारे पास 3 तरह की क्रॉप्स थी, वीट, बार्ले और ओट्स। इनके हमारे पास अलग अलग यूनिट्स भी मौजूद थे और इन सब का टोटल भी था। यानी 1991 में हमारे पास जो टोटल यूनिट्स थे तीनों क्रॉप्स के वो थे 79, और उसके बाद उनके हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स भी मौजूद थे। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, ये देखो, ये कंपोनेंट बार चार्ट 1991 के लिए हमने एक बार बना दिया। इसकी जो हाइट होगी वो टोटल के साथ बनेगी 79, और इस 79 को फिर हम डिवाइड कर देंगे कितने यूनिट्स में, 3 अलग यूनिट्स में। कौन कौन सी क्रॉप्स थी हमारे पास, वीट, बार्ले, ओट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे, वीट का था 34, तो 0 से 34 तक जाएंगे। उसके बाद 34 से 18 यूनिट्स जो हैं वो हो जाएगा बार्ले, और फिर वहाँ से 27 यूनिट्स जाएंगे, तो टोटल 79 यूनिट। ठीक है। और इसके बाद बेटा हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल की फॉर्म में, और जब हम सर्कल की फॉर्म में जा रहे होते हैं तो फिर हमें एंगल्स के साथ खेलना पड़ता है। तो डाटा को हम एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। ये फॉर्मूला नोट कर लें, ये काम की चीज़ है, क्योंकि एंगल्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर्स जो है। अच्छा, यहाँ पर हम बनाते कैसे हैं, ये देखें। टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट वी ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल। स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, टोटल कौन सा है बेटा इसका, ये जो वैल्यू आती है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। खैर है, क्या हो रहा है, जी मैं दिखा, ये देखो, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। किससे बातें कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं या अच्छा, ये आपसे बात, तो आपकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, तो देख उधर रहा है, बातें नहीं, क्या कर रहा है ये बच्चा। अभी तो सीए शुरू हुआ है, अभी से चकराइए। एंगल, ये फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, ओके। यहां पर बेटा जरा एंगल कैलकुलेट करें जल्दी के साथ, जल्दी से। आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर नहीं ले लिए, क्योंकि अब कैलकुलेटर का काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। फर्स्ट है, देखें, 600 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360। जी बेटा 144। नेक्स्ट है 100 जी 24, 400, 1500, 360, 96, इन एंगल्स का टोटल आप जब चेक करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। ठीक हो गया बेटा। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से बना देंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाकर उस पर एंगल्स के साथ हम बनाते हैं। और नॉर्मली हम इसको कैसे बनाते हैं, एंगल्स किस तरह से लेते हैं,
नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक चलती है ना यूँ, हम कैसे चलेंगे, उसके अपोजिट चलेंगे। हाँ यूँ यूँ चलेंगे, यूँ एंटी क्लॉकवाइज आप चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी चल जी। नहीं बिल्कुल बनाना नहीं है, सिर्फ आपको इसके मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, और जैसे इसमें आपको थोड़ी बहुत क्या कहते हैं एंगल की कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए, बस इतनी चीज़ है। ये था बेटा आपके पास वन डायमेंशनल डायग्राम्स। वन डायमेंशनल डायग्राम्स थी आपके पास सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पाई चार्ट। और अब हम देखने जा रहे हैं टू डायमेंशनल डायग्राम्स, और वो है उसमें सबसे पहले है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अगर हम ग्राफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हिस्टोग्राम मिलेगा, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके बाद ये है टू डायमेंशनल डायग्राम। टू डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एरिया डायग्राम है। ये क्या है? एरिया डायग्राम। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ एक्स एक्सिस पर भी स्केल आएगा, वाई एक्सिस पर भी स्केल आएगा, दोनों जगह पे आपको स्केल मिलेगा। और जब स्केल कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। हिस्टोग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है। अब साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल याद है? आते ही एक बच्चे ने क्वेश्चन, आपका नाम क्या था? उसने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो हमने कहा था अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, या फिर कोई सी दो कंजेक्टिव लोअर या कोई सी भी दो कंजेक्टिव अपर में से उनका डिफरेंस लेंगे। हाइट नहीं कहते मेरा बेटा, इसको साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। वो इंटर में बोलते थे हाइट, यहाँ पे उसको बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कहा, क्या हो गया? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल सेम है या साइज ऑफ क्लास इंटरवल डिफरेंट है, तो दोनों के लिए हम बना के देखेंगे, क्योंकि दोनों का में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सेम में तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी स्केल है, वाई एक्सिस पर भी स्केल है, तो अब स्केलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं ना ये 60 और यहाँ लिख रहे हैं 65, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स का या 5 ईयर्स का है। अब इसका मतलब ये है, और यहाँ पर इसकी जो हाइट दिखा रहे हैं, ये जो भी है वो आपको मिलेगी। दोनों एक्सिस पर स्केल करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एरिया डायग्राम्स है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो आपका इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा बनता जाएगा। जैसे अगर हम इसका बनाना चाहें, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, ये आपके पास नोट है ये डेटा? कौन सा वाला? ये जो हमने क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, ये वाली, ये है। ये और फ्रीक्वेंसी, इन दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है आपके पास? क्योंकि मुझे चाहिए होगा ये, मुझे ज़बानी याद नहीं है। अगर आपके पास नोट है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, बस ठीक है। यहाँ बना लेते हैं बेटा इसको, ये देखो। क्लासेस कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? 0 से कहाँ तक जा रही है? 79.5 तक ना। ये देखो बेटा, ये होगा 9.5, 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 69.5,
एंड 79.5। और फ्रीक्वेंसी बेटा कहाँ तक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 है ना, तो हमें 16 को सामने रखकर स्केल कर लेंगे। तो मेरे पास जगह कम है, 4 8, हाँ ठीक है बेटा, मैं स्केल कर रहा हूँ बेटा, 12 और 16। थोड़ा कम नहीं हो गया? इसको दोबारा बना देते हैं। वो तो आपकी मेरा बेटा मुझे पता है 2 से स्टार्ट हो रहा है। 4 8 12 और 16 स्केल कर रहा हूँ ना बेटा, ठीक है। अच्छा, पहली जो क्लास है वो है 9.5 से 19.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो बेटा यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी हाइट होगी 2। सेकंड है 19.5 से और उसकी हाइट है 4। अब दूसरा रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा और ये कनेक्टेड होगा। उसके बाद है 7, नेक्स्ट है बेटा 10, नेक्स्ट है आपके पास 16, फिर है आपके पास 8, थ्री और फिर है आपके पास 3। ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम बनकर आ गया, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाना हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का आइडिया हो जाता है। अब शेप क्या होती है, किस टाइप की होती है? अब सबसे पहले तो मिलती कैसे है, ये देखें। ये हिस्टोग्राम बना लिया हमने। अब इस हिस्टोग्राम में हम इनके मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहली क्लास का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2, 14.5 पहला मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को मैंने मार्क किया है अप साइड पर, यानी रेक्टेंगल की टॉप साइड पर, ठीक हो गया। दूसरा मिड पॉइंट क्या बनेगा? इसको भी मैं मार्क करूंगा यहाँ पर, मिड पॉइंट्स को मार्क करूंगा रेक्टेंगल्स की टॉप साइड पर। ये देखो बेटा, ये रेक्टेंगल्स मार्क हो गए बेटा, सॉरी मिड पॉइंट्स मार्क हो गए, बोलो तो सही। उसके बाद इन मिड पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? पहले स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ना, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अगर हम इस तरह फ्री हैंड से स्मूथ कर दें, अब ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है स्ट्रेट लाइंस, और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? स्मूथ बाय फ्री हैंड। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये हमें बताता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताता है? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है? ये देखें बेटा, ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये देखें।
आ रहा है नज़र सबको? अच्छा, अब अगर इसके लिए हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, तो सबसे पहले मिड पॉइंट्स को यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद अगर इसको फ्री हैंड से बना दें, बेटा अजीब ही बनता है थोड़ा सा। तो आपको किस टाइप की शेप बनती नज़र आ रही है? इसको बोलते हैं यू शेप। वैसे यू शेप क्या मिल रहा है बेटा आपको? यानी अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शेप कौन सी है? यू शेप। और यू शेप फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी इस कर्व के अंदर, क्या हुआ बेटा, बेहोश तो नहीं हो गया? अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करें बेटा, आपको ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। पॉइंट यही नोट करने का है इसको। यू शेप कर्व कौन सा होता है? जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ मिलेगी? कॉर्नर्स पे या एक्सट्रीम्स पे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट एक्सट्रीम्स और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी? एट सेंटर। इससे पहले वाला अभी बनाने लगे, अभी इसको बना के दिखाऊंगा। अब हम ये शेप्स ही डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट एक्सट्रीम्स, यानी आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई यू शेप कर्व जो है उसके बारे में इनमें से कौन कौन सी बात ठीक लिखी हुई है। हो सकता है पहली बात लिखी हुई हो कि भाई उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सट्रीम्स पे मिलती है, तो ये बात ठीक होगी, आप टिक कर देंगे, सही है। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में मिलती है, ये बात भी ठीक है। यू शेप कर्व इस तरह का होता है। अच्छा, यू शेप कर्व के बाद जो दूसरी हमें शेप मिलती है वो है सिमेट्रिक या बेल शेप। ये देखें, ये बनी हुई है। अब दोनों क्या है? एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। यू शेप को अगर रिवर्स कर दें तो बेल शेप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ मिल रही है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ मिल रही है? एक्सट्रीम्स पर। और इसको कहते हैं सिमेट्रिक या फिर बेल शेप, उसका रिवर्स है। अच्छा, अब ये जो सिमेट्रिक या बेल शेप्ड है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट शेप है कि इस शेप के ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। बट वो यू शेप में था ना, ये इसको कहते हैं बेल शेप। हाँ, लेकिन ये इसको हम बेल शेप कहते हैं। इस एक शेप के ऊपर पूरा एक, और उस एक चैप्टर के ऊपर आगे 4 चैप्टर हैं। बना रहे हैं ना बेटा, समझ तो लेना। ये 2 बार शेप समझ में आ गई। इसके बाद बेटा तीसरी हमें ये नज़र आ रही है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, यूनिफॉर्म। तो 3 शेप्स आ गई ना, यू शेप, बेल शेप, यूनिफॉर्म। 3 शेप्स आ गई आपके सामने। और अब उसके बाद ये देखें, अब इसको बनाते हैं। हाँ, ये देखें, ये मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसको फ्री हैंड से ज़रा मिला दें। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपके पास राइट टेल जो है वो लॉन्गर है, लेफ्ट टेल जो है वो शॉर्टर है। तो इसको हम सबसे पहले तो कहेंगे स्क्यूड। स्क्यूड होता है सिमेट्रिक का अपोजिट। सिमेट्रिक का अपोजिट कहलाता है स्क्यूड। अच्छा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड।
क्योंकि इसमें राइट टेल लॉन्गर है और लेफ्ट टेल शॉर्टर है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर दोनों टेल्स इक्वल होंगी तो हम कहेंगे सिमेट्रिक या बेल शेप्ड, और अगर राइट टेल लॉन्गर है और लेफ्ट टेल शॉर्टर है तो फिर क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली स्क्यूड। और इसके अपोजिट क्या होगी? नेगेटिवली स्क्यूड। यानी अब आपको लेफ्ट टेल लॉन्गर मिलेगी। ये देखिए, किसमें? आपका राइट? एक मिनट रुकना बेटा। अब बताओ। ठीक है, टेल की बात करें बेटा, टेल। टेल क्या बोला मैंने? टेल। टेल किस तरफ है? तो फिर नेगेटिव स्क्यूड कहलाएगा। नेगेटिवली स्क्यूड। तो कितनी शेप देखी बेटा आप लोगों ने? सबसे पहले यू शेप, बेल शेप, यूनिफॉर्म, पॉजिटिवली स्क्यूड। सॉरी बेटा, सॉरी। देखो बेटा, जब आपके सामने कोई भी हिस्टोग्राम आएगा तो आप उस हिस्टोग्राम से अगर आप ये देखना चाहें कि इससे कौन सी शेप मुझे मिल रही है, तो आप उस रेक्टेंगल्स में जो उसमें जो रेक्टेंगल्स बने हुए होंगे उनके मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन वो कहाँ पर? टॉप साइड पर। टॉप साइड पर आइडेंटिफाई करके उसको फ्री हैंड से मिला देंगे। मिला देने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई या तो वो मिड पॉइंट लोअर है और एक्सट्रीम हायर है, तो हम कहेंगे ये यू शेप बन रही है, या फिर बेल शेप बन रही है, या फिर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यूनिफॉर्म हो गई। उसके बाद पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड में राइट टेल आपको लॉन्गर मिल रही होगी और लेफ्ट टेल आपको शॉर्टर मिल रही होगी। टेल मतलब यार ये ना, इसको टेल बोलते हैं ना, ये टेल्स है इसकी। राइट टेल लॉन्गर है, लेफ्ट टेल शॉर्टर है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको लेफ्ट टेल लॉन्गर मिल रही है और राइट टेल शॉर्टर है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। और सिमेट्रिक में आपको दोनों टेल्स इक्वल मिल रही होंगी। सिमेट्रिक में दोनों टेल्स आपको इक्वल मिल रही होंगी, उसको हम सिमेट्रिक या बेल शेप कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग, सब अलग अलग है। यूनिफॉर्म तो बिल्कुल ऐसे है ना कि सारी वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझे, डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो डाटा जो है वो राइट साइड पर उसको ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही हैं और लेफ्ट साइड पे कम मिल रही हैं, या लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है और राइट साइड पर कम मिल रही हैं। इसको कहते हैं डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमें ग्राफ से कैसे मिलती है वो पता चल रहा है जी। शॉर्टर है। टेल का मतलब समझते हैं बेटा? हाँ, तो इसकी दुम कहाँ किस साइड में छोटी नज़र आ रही है आपको बेटा? टेल का मतलब होता है इस तरफ वैल्यूज हैं, अब उस तरफ वो लाइन लंबी हो गई है। लाइन किस तरफ लंबी जा रही है? राइट साइड पे जा रही है ना, तो ये टेल कहलाएगी ना। आप उसको देख रहे हैं शायद, रेक्टेंगल को देख रहे हैं, रेक्टेंगल को नहीं देखना आपने। देखें छोटी छोटी वैल्यूज है और आगे तक जा रही हैं, तो आपको वैल्यूज मिल रही है, इसलिए उस साइड पर हम कह रहे हैं टेल लॉन्गर हो गई। तो बेटा शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आई आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के जितने चैप्टर्स हैं उसमें बहुत चलने वाली है। अच्छा, नॉर्मल ये हमने बनाया है, कौन सा वाला हिस्टोग्राम बनाया? इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब इसके बाद है, अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो उसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें बेटा, सबसे पहले तो उसके लिए डाटा ले लेते हैं। ये आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक डाटा उठा लेते हैं इसका।
बेटा ज़रा ये अपने पास नोट कर ले, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सॉरी ये नहीं, ये चीज़ इसको बेशक आप छोड़ देंगे। ये 2 कॉलम्स मुझे चाहिए, नोट कर लें जल्दी से। ये 2 कॉलम्स चाहिए मुझे, एक नंबर ऑफ इनवाइसेस वाला और एक नंबर ऑफ विजिट्स वाला। अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल। थर्ड वाले में जी, नंबर ऑफ इनवाइसेस। नोट कर लिया बेटा? चलो ये मुझे अब ज़रा लिखवा दें आप लोग। ओके जी, क्या था पहली हेडिंग, क्या है? नंबर ऑफ, नहीं उसमें क्या था? नंबर ऑफ विजिट्स और फिर है नंबर ऑफ इनवाइसेस। ओके, नंबर ऑफ विजिट्स। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी जी। पहली वैल्यू क्या है? 50 से 100 है, 100 से 200, 200 से 300, to 500 एंड ओवर या अबव। और इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा? 5, 12, 17, 16, 8। अच्छा देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो है ना, इसके लिए अगर कोई आपसे कहे कि जी हिस्टोग्राम बनाएं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर हमें एक ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें इसे क्लोज करना होता है। तो कैसे क्लोज करेंगे? हमने इसको क्लोज करना है तो इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो इसका मतलब है ये होना चाहिए 500 टू 700। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे कि इसको 500 टू 700 कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे वो ये है कि क्या साइज ऑफ क्लास इंटरवल सेम है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं आ रहा। अगर मैं एच कैलकुलेट करूँ इसके लिए, तो पहले केस में मुझे मिल रहा है 50, फिर 100 और फिर 200। अब मसला ये है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो मुझे हाइट को एडजस्ट, यानी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरिया ज़्यादा शो होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है ना। अगर मैं विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा तो और हाइट को सेम रखूंगा तो एरिया बढ़ जाएगा। तो मुझे अगर एरिया सेम रखना है तो फिर मुझे हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है बेटा मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय
क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम की जगह हम एक और भी चीज़ लिख सकते थे, स्टैंडर्ड, लेकिन आपके इसके स्टडी टेक्स्ट में क्योंकि मिनिमम लिखा है तो इसलिए मैंने भी वही लिखा, नई चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मिनिमम क्लास साइज लेंगे, यानी अब वो फॉर्मूला बन गया तो वो हर दफ़ा सेम चलेगा। उसको डिवाइड करेंगे क्लास साइज से और मल्टीप्लाई करते जाएंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। देखें, पहला केस ये है कि हमारे पास इनमें से चेक करें मिनिमम कौन सा है, क्लास साइज 50, तो पहले केस में आएगा 50 मिनिमम डिवाइड बाय क्लास साइज भी यही है और मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो मेरा आंसर है 5। अच्छा, आगे चलें, फॉर्मूले में मिनिमम है 50, क्लास साइज है 100 और फ्रीक्वेंसी है 12, तो अब मेरा आंसर है 6। मेरा आंसर है यही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, 50 मिनिमम क्लास साइज 100 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो मेरा आंसर है 8.5। नेक्स्ट देखें बेटा, 50 डिवाइडेड बाय क्लास साइज 200 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 16, मेरा आंसर है 4। मिनिमम है 50, क्लास साइज है 200 और फ्रीक्वेंसी है 8, तो मेरा आंसर है 2। अच्छा, अब ये हम कर क्या रहे हैं, जरा इसको समझ लें। सॉरी, 50 के साथ देखें, अब हमारे पास जो विड्थ है उसमें हमने 50 को स्टैंडर्ड मान लिया है, तो अब आप यहाँ देखें, जब 50 हमारा स्टैंडर्ड है तो हमने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि ये अब हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड पर है। यहाँ पर देखें विड्थ हो गई है डबल, यानी आपकी विड्थ जब डबल हुई तो आपने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। देखें 12 का हाफ हो गया, यानी जब विड्थ डबल हुई तो हाइट को हमने हाफ कर दिया ताकि आपका एरिया सेम रहे। यहाँ पर देखें अगेन सेम केस था, विड्थ डबल हुई तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। यहाँ पे विड्थ जो है वो 4 टाइम्स हो गई है, तो हमने हाइट को 4 टाइम्स कम कर दिया, 16 से 4 पर ले आए। तो ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारा एरिया सेम रहे, एरिया में चेंज ना आए। तो अब जब हम इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम विड्थ तो यही लेंगे, यानी यहाँ से 50 से 100 का विड्थ बनाएंगे पहले में, यहाँ 100 से 200 का बनाएंगे, लेकिन वाई एक्सिस पर अब हम फ्रीक्वेंसी को नहीं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लेंगे, इसके हिसाब से बनाएंगे। ये अब आपके पास नोट है? ओके, चलें अब आप इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। $50, $100, $150, $200, $300, $350, $400, $450, $500, $550, $600, $650 और 700। अच्छा, अब हाइट जब स्केल कर रहे होंगे, वाई एक्सिस को जब स्केल कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 8.5, क्योंकि अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लेना है, इसको नहीं लेना अब हमने। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो अब वाई एक्सिस को 8.5 के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, स्केल कर देंगे। 2, 4, 6, 8 और 10। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो 50 से लेकर 100 तक है विड्थ उसकी, और हाइट कितनी थी? 5। ये देखें, ये देखें 50 से 100 और हाइट कितनी है? ओके, यहाँ देखें बना लेते हैं। 50 से 100 और हाइट है उसकी 5। दूसरा है 100 से
100 से 200 और हाइट कितनी है 6। तो अब दूसरा रेक्टेंगल बनेगा 100 से 200 और हाइट हो जाएगी 6। तीसरा रेक्टेंगल है 200 से 300 और हाइट है 8.5। और फिर है 300 से 500 और हाइट थी 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट है बेटा, एरिया। शुरू में मैंने बोला था एरिया डायग्राम, क्या बोला था मैंने? अच्छा, अब एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं हाइट को विड्थ को बढ़ा दूं और हाइट को चेंज ना करूं तो एरिया सेम रहेगा, बढ़ जाएगा ना। तो हम मैं क्यों बढ़ाऊंगा उसको? मैंने सेम रखना है ना, तो इसको एडजस्ट करूंगा। नेक्स्ट था बेटा 502 और हाइट कितनी थी? ये अब मेरे पास हिस्टोग्राम आ गया है फॉर अनइक्वल साइज ऑफ क्लास। एरिया ज़्यादा शो हो जाएगा। जी बेटा स्क्यूड, हाँ बेटा, इसका सवाल कैसे आएगा? वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर जो है आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो क्या उसमें हाइट को एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ सकता है, या कोई यह पूछ सकता है कैसे करेंगे। ऑप्शन दे देगा, आप कहेंगे ये ऑप्शन इस तरीके से करेंगे। आप लोगों को बेटा समझ में आया हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम के बारे में दो तीन मोटी मोटी बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये, इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी बात ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है या फिर एरिया डायग्राम है। हम बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम की, ये दूसरी बात है इसके बारे में। तीसरी चीज़, ये इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए भी बनता है और अनइक्वल के लिए भी बनता है। इक्वल साइज में एज इट इज़ उठाएंगे और प्लॉट कर देंगे, किसी चीज़ को छेड़ने की हमें ज़रूरत। अनइक्वल में क्या करेंगे? हाइट को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेट। उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसको उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट कर देंगे। अब इसका डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे एग्ज़ाम में भी, वो ये है कि हिस्टोग्राम जो है वो बार चार्ट से किस तरह से डिफरेंट है। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और वो है जनाब आपके पास पॉइंट्स ये रहे। जी बेटा, हाँ ये देखें ना, की डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ कि आप वापस निकाल लें ये चीज़ें। शेप तो आपको पता है कैसे बनना है, देखते हुए बता सकते। बेसिकली हिस्टोग्राम भी यही काम करता है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है। और वो हाँ, लेकिन आगे भी तो कुछ लिखा हुआ है।
उसमें कैटेगरीज हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा है। ये वाला पॉइंट और सेकंड पॉइंट को भी करेक्ट है। जी, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दूसरे पॉइंट में है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये जो यूं करके बैठे हुए ना सारे ऐसे, आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है मैंने तो बहुत दफ़ा पढ़ लिया ये। जी बेटा ऐसे ही था मुइज़। जी क्या क्या मेन डिफरेंसेस आपको नज़र आना शुरू हो गए? ये कंटिन्यूस के लिए है, वो डिस्क्रीट के लिए है। एक तो ये है, इसमें गैप नहीं होता, उसमें गैप होता है। ये कैटेगरी का डिफरेंस है। होश में आ गए सारे बच्चे अब एकदम, थोड़ी देर पहले सब बेहोश थे और भागने के चक्करों में थे, सामान समेट रहे थे। ऐसे जैसे बस से उतरने के लिए होता है ना, टाइम स्टॉप आ रहा होता, चीज़ें उठा के जल्दी रखो ताकि हम उतर जाए। जी सर ये वाला वो पॉइंट में है that should not be drawn in such a way that there is no gap between the bars. पूछ रही हो, बता रही हो? सर वो पॉइंट ये है there is proper spacing between bars in a bar graph that indicates discontinuity. ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाए बेटा इसमें, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, हिस्टोग्राम जो है ना वो डाटा को कंपेयर नहीं करता, मतलब जो आपका बार चार्ट है वो वेरिएबल्स को कंपेयर करके दिखाता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक साथ हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस दिखाई जा रही है, लैंग्वेजेस को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, जबकि आपको हिस्टोग्राम में एक ही वेरिएबल के ऊपर डाटा मिलता है। बार चार्ट में आप बार्स को रीअरेंज कर सकते हैं, बार चार्ट में आप बार्स को रीअरेंज कर सकते हैं। किसी बार को पहले बना दें, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, फ्रेंच अच्छी लगती, पहले लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिस्टोग्राम में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का डाटा होता है रेंज में, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। अब मैं ये दरमियान वाला रेक्टेंगल शुरू में नहीं ला सकता, क्योंकि ये रेंज है, रेंज तो अपनी जगह पर ही आएगी। तो यहाँ पर बार चार्ट में आप रीअरेंज कर सकते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में आप ये काम, बार चार्ट में आप वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही वेरिएबल का डाटा होता है, इसको कंपेयर नहीं किया जाता, ये यानी कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता। In case of bar chart, it is quite common to rearrange the blocks from highest to lowest, but with histogram this cannot be done. Again, यहाँ पे अरेंजमेंट का भी था पॉइंट, था शायद यहाँ पर, हाँ ये रहा। Histogram refers to a graphical representation that displays data by way of bars to show the frequency of numerical data. और ये है कि बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट यूजेस बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा। ठीक हो गया, काफ़ी है आज के लिए। चलो हाँ, अब आप सामान पैक कर लें अपना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसमें एक दो चीज़ें, बहुत छोटी सी एक आध चीज़ रह गई है इस चैप्टर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा जो कुछ हमने पढ़ा है इसको फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आप इसके आज वाले जो लास्ट में वो पिक्चर में ग्राफ बना
नहीं बेटा इसमें नहीं आती।